अब स्टेम सेल्स हमको सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही नहीं मिलता है, हमको एडल्ट स्टेम सेल्स भी मिल सकते हैं। एडल्ट पर्सन में भी स्टेम सेल्स डेवलप होते हैं। इसमें 3 मेन सोर्सेस है। पहला एडिपोज टिश्यू, रेड बोन मैरो सेकेंड, एंड थर्ड ब्लड। ये तीनों सोर्सेस से भी हमको इजीली एडल्ट स्टेम सेल्स मिल सकते हैं हमारी बॉडी में। ये सारा मेजर रोल प्ले करता है हमको स्टेम सेल्स प्रोवाइड करने में। अब अभी हम जो स्टेम सेल्स के बारे में पढ़े उसका यूज़ कहाँ होता है, हम उसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। एक रीजनरेटिव थेरेपी होती है हमारे साइंस में या मेडिसिन फील्ड में, वहाँ पे हम ये स्टेम सेल्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें रीजनरेटिव थेरेपी भी 2 पार्ट में फर्दर डिवाइडेड है। पहला सेल थेरेपी। सेल थेरेपी मतलब क्या थेरेपी होती है, जहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं। रीजनरेटिव वर्ड से हमको समझ में आ रहा है कि रीजनरेट करेंगे, रिप्लेस करेंगे जो ऑलरेडी डेड सेल्स हैं उसको हम न्यू सेल से रिप्लेस करेंगे। तो कौन कौन से डिजीज़ में हम कर सकते हैं? अल्जाइमर्स डिजीज़, पार्किंसंस डिजीज़, डायबिटीज़ और हार्ट रिलेटेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन हम उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे डिजीज़ में हम हमारे जो डेड सेल्स हैं हमारे बॉडी में उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं न्यू सेल से, और हम उस डिज़ीज़ को क्योर कर सकते हैं। दूसरा, ब्लड सेल्स को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। अगर वो डेड हो गया या कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो हम उनको न्यू सेल से रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से डिजीज़ आते हैं? ल्यूकेमिया, अनेमिया, थैलेसीमिया एटसेट्रा। ये सारे डिजीज़ हम ब्लड सेल्स में यूज़ करके इनको रिप्लेस करके वापस से क्योर किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे स्टेम सेल्स का मेजर रोल होता है, यहाँ पे हम इनको यूज़ कर सकते हैं, जो अभी हम हमारी थ्योरी पढ़े। अभी हम इसके पहले देखे थे एक रीजनरेटिव थेरेपी में हम स्टेम सेल्स यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही दूसरा है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। हम यहाँ पे भी हम स्टेम सेल्स की मदद से ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कभी कभी एक ऐसा स्टेज आ जाता है कि एक इंसान की बॉडी में कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन काम नहीं करता है प्रॉपरली। फॉर एग्जांपल किडनी फेलियर या फिर लीवर का काम नहीं करना। ऐसे जब सिनारियो या ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाला थ्योरी यूज़ करके या ये थेरेपी यूज़ करके हम वो ऑर्गन को रिप्लेस करके न्यू ऑर्गन लगा सकते हैं, ताकि हम हमारा बॉडी वापस से नॉर्मल वर्क करने लगे, प्रॉपरली फंक्शन करे इस ट्रांसप्लांटेशन की हेल्प से। ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन क्या होता है? ऑर्गन मीन्स हमारे जो बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं उनको हम ऑर्गन्स बोलते हैं। उनका हम डोनेशन कैसे कर सकते हैं और उनका क्या रोल होगा, कैसे लोगों को हम सेव कर सकते हैं या लोगों की लाइफ हम कैसे कंफर्टेबल बना सकते हैं थ्रू ऑर्गन डोनेशन। मतलब नॉर्मली बॉडीज़ आर डिस्पोज्ड ऑफ आफ्टर देयर डेथ थ्रू ट्रेडिशनल कस्टम। मतलब ये ट्रेडिशन है, हम ये फॉलो करते हैं। बट ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ साइंस इन टुडेज़ लाइफ हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर एक बॉडी उनके एक्सपायर होने के बाद भी कुछ टाइम तक कुछ बॉडी के पार्ट्स ऐसे हैं जो थोड़े टाइम तक फंक्शन करते हैं, तो अगर कोई एक पर्सन, कोई एक नीडफुल पर्सन है या जो नीडी लोग हैं उनको हम हेल्प कर सकते हैं थ्रू डोनेटिंग आवर ऑर्गन्स आफ्टर देयर डेथ। मतलब अगर किसी एक के पास आँख नहीं है तो हम उनकी आँख का यूज़ करके किसी को हम विजन दिला सकते हैं, वापस से वो अपनी विजन पावर रीगेन कर सकता है। या फिर बॉडी डोनेशन, हम जो मेडिकल कॉलेजेस है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है, ये मेडिकल फील्ड में आगे स्टडी करने के लिए हम बॉडी डोनेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि लोगों को इससे हेल्प मिले और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आए। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है इस डेवलपमेंट के लिए भी और लोगों को सेव लाइफ और कंफर्टेबल लाइफ जो नीडफुल पर्सन है उनको कंफर्टेबल करने के लिए भी। अभी हम जितना भी स्टेम सेल्स, एडल्ट स्टेम सेल्स, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे वो सब हमारे सेल बायोलॉजी पार्ट में आ रहा था। अभी हम हमारे नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी मीन्स हम ऑलरेडी पहले के स्टैंडर्ड में प्रीवियसली पढ़ चुके कि डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल जेनेटिक
ऑर्गेनिजम्स या फिर हाइब्रिडाइजेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर, मतलब ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए हम जो आर्टिफिशियली चीज़ें इनकलकेट कर रहे हैं, जो हम डेवलप कर रहे हैं थ्रू टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी यूज़ करके, इसको बोलते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी। बहुत सारे ब्रांचेस है। फॉर एग्जांपल अभी हम जो साइटोलॉजी पढ़े, जो डिटेल स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, वो सारा आपके बायोटेक्नोलॉजी में ही आता है। फॉर एग्जांपल माइक्रोबायोलॉजी भी आपका बायोटेक्नोलॉजी के अंडर हम इंक्लूड कर सकते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ एक ऑर्गन पार्ट के लिए ही नहीं यूज़ होता है, इन एग्रीकल्चर फील्ड में भी हम यूज़ कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब उसमें उनका क्या रोल है बायोटेक्नोलॉजी का, कैसे हम एग्रीकल्चर फील्ड इम्प्रूव कर रहे हैं, कैसे हम वहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, क्या एप्लीकेशंस है, और कैसे इतने क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं ज़्यादा, और क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है, अभी हम वो आगे देखेंगे। बायोटेक्नोलॉजी कौन कौन से मेन पार्ट इंक्लूड करता है या किस किस में उनका एप्लीकेशन है। सबसे पहले माइक्रोब्स, वेरियस एबिलिटीज़ ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि उनकी इतनी सारी क्या क्या एबिलिटी है। हम माइक्रोब्स नाम सुन के लगता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो यूजुअली हमें हार्मफुल ही लगते हैं, बट बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो बहुत यूज़फुल भी है हमारे लिए। जैसे कि हम कुछ एबिलिटीज़ कुछ माइक्रोब्स की यूज़ करके योगर्ट बना सकते हैं, या फिर अल्कोहल प्रोडक्शन में भी यूज़ होते हैं। सेकेंड, प्रोडक्टिविटी ऑफ सेल्स, हम बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करके, जैसे कि हम ऑलरेडी देखे थे कि रीजनरेटिव थेरेपी में कैसे सेल्स यूज़ हो रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। थर्ड, बायोमोलिक्यूल्स, बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स हम यूज़ करके डीएनए या फिर प्रोटीन सिंथेसिस हम ऑलरेडी कर सकते हैं, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस करके हम कुछ हार्मोन्स की कमी है तो हम वो हार्मोन बना सकते हैं, और वो हार्मोन हमारी बॉडी में डाल सकते हैं थ्रू हॉस्पिटल में जाके या मेडिकल ट्रीटमेंट के अंडर। थर्ड, डेवलपमेंट्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, मतलब हमको कुछ प्लांट्स में कुछ सर्टेन क्वालिटी चाहिए कि अभी जो ये प्लांट में प्रोडक्ट आ रहा है या कोई वेजिटेबल आ रहा है, हमको ये इस डिज़ायर क्वालिटी का चाहिए, तो हम जीन मैनिपुलेशन यूज़ करके भी डेवलप कर सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स अपनी क्वालिटी के हिसाब से, जैसा हमको चाहिए, उसमें भी यूज़ होता है बायोटेक्नोलॉजी। फिर टिश्यू कल्चर या हाइब्रिड सीड्स में भी यूज़ हो सकता है थ्रू नॉन जेनेटिक इंजीनियरिंग। नॉन मतलब इसमें जीन्स का रोल नहीं रहेगा, थ्रू नॉन जेनेटिक वो यूज़ नहीं होगा, उसके बिना भी हम बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करके टिश्यू कल्चर और हाइब्रिड सीड्स ग्रो कर सकते हैं हम। अब बायोटेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी के आने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है, कौन कौन से फील्ड में कैसे बेनिफिट मिल रहा है। मतलब सबसे पहले तो अगर हमारे ब्लड सेल्स में या फिर कोई एक ऑर्गन को रिप्लेस करने का या फिर ट्रांसप्लांट करने का ऐसे ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे हमको बेनिफिट मिल रहा है। और बहुत सारे वैरायटी या फिर डिजीज़ रेजिस्टेंट हम ऐसे कुछ चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे को डिजीज़ नहीं हो रही है ऑलरेडी। और फिर हम क्रॉप कैसे ग्रो कर सकते हैं हमारे हिसाब से, कि हमको किस क्वालिटी का क्रॉप चाहिए, कैसा क्रॉप चाहिए, कैसे ग्रो करेंगे तो बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में क्रॉप्स ग्रो होंगे तो हमको बेनिफिट होगा, हमारी उससे अर्निंग हो सकती है, उसमें भी हमको बेनिफिट मिल रहा है बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या फिर कुछ ऑर्गन हम डोनेट कर रहे हैं फर्दर स्टडी करने के लिए, तो नई टेक्नोलॉजी बनाने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस क्या है। सबसे पहला एप्लीकेशंस हम इसका देखेंगे क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी, मतलब क्रॉप फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर रही है और क्या अप्लाई कर रहे हैं। हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं और बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी का हम क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो यील्डिंग में हेल्प कर रहा है। सेकेंड, वैरायटी, मतलब हमको बहुत सारी वैरायटीज़ और बहुत अच्छा यील्ड मिलेगा थ्रू क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। अभी हम सबसे पहला देखें क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी, उसमें क्या यूज़ हो रहा है और कैसे हमको बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमारी वैरायटी और यील्डिंग कैसे अच्छी हो सकती है क्रॉप की। सेकंड है हाइब्रिड सीड्स। हाइब्रिड मतलब क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट जीन्स, मतलब दो अलग अलग क्रॉप के जीन्स को हम कंबाइन करके एक नया कॉम्बिनेशन बनाएंगे, दैट इज़ रिकॉम्बिनेशन हुआ। हमको हमारे हिसाब से कि हमको ये क्वालिटी अच्छी है, ये क्वालिटी अच्छी है, कोई भी दो क्रॉप की या दो सीड की क्वालिटी अच्छी है, उसको हम कंबाइन करके एक नई क्वालिटी बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड सीड्स। ये स्पेशली यूज़ होती है फ्रूट्स में।
कि हमको अच्छी क्वालिटी का फ्रूट मिले, उसके लिए हम हाइब्रिड वाला टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, हाइब्रिड सीड्स की टेक्नोलॉजी। थर्ड एप्लीकेशन है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में क्या हो सकता है या क्या आता है इसके अंडर, मतलब ऐसा क्रॉप जिसमें हम फॉरेन जीन डाल रहे हैं और वो जीन की हेल्प से एक नया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ग्रो हो रहा है। मतलब उसमें ऑलरेडी जो है जीन्स उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमको हमारे डिज़ायर्ड क्वालिटी के हिसाब से हम फॉरेन जीन उसके अंदर डाल रहे हैं, उसको बोलते हैं हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ये भी स्पेशली फ्रूट्स में या कुछ वेजिटेबल्स में जिसमें हमको कुछ ज़रूरत है हमारे हिसाब से, हमारी क्वालिटी के हिसाब से, तो हम वहाँ पे ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप टेक्नोलॉजी यूज़ करके बिल्ड कर सकते हैं हमको जैसे क्रॉप की ज़रूरत है। थर्ड है हमारा बीटी कॉटन। बीटी कॉटन मतलब एक जीन हम आइसोलेट किए एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। ये नाम का जो बैक्टीरिया है जो स्पेशली कॉटन पे ही फीड करता है और कॉटन पे फीड करने के बाद पूरे कॉटन क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो हम उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए उस बैक्टीरिया से हम एक जीन आइसोलेट किए हैं और उस जीन को हम वो क्रॉप में डाल रहे हैं। जो हमारा बीटी कॉटन जो हमारा क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं, हम वो उसके लीव्स में या उसमें ऑलरेडी डाल रहे हैं ताकि वो ग्रो होने के बाद उसमें एक ऐसा टॉक्सिन डेवलप हो, वो टॉक्सिन जो कॉटन बॉल्स है उसमें डेवलप हो जाता है ताकि जब ये बॉलवर्म आके अटैक करता है कॉटन पे, तो अटैक करने के बाद वो टॉक्सिन अगर खाता है तो वो उसके एलिमेंट्री कैनाल पे डायरेक्टली अफेक्ट करता है और उसके एलिमेंट्री कैनाल पे इफेक्ट करने के बाद डायरेक्टली उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे करके अगर वो उस पर फीड करने आया तो उसकी डेथ हो जाएगी। मतलब हमारा कॉटन का क्रॉप ईजीली अच्छे से बच सकता है सेफली। तो यहाँ पे बहुत मेजर रोल है बायोटेक्नोलॉजी का। गोल्डन राइस, नेक्स्ट एप्लीकेशन है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस मतलब एक ऐसी जीन जो सिंथेसाइज करती है विटामिन ए, जिसको हम बोल सकते हैं बीटा कैरोटीन। ये जो गोल्डन राइस विटामिन ए या बीटा कैरोटीन जो प्रोड्यूस करती है, हम इसको बिल्ड या फिर डेवलप करते हैं ऐसी वैरायटी ऑफ राइस में या उसमें हम डाल देते हैं ताकि जो हमारा क्रॉप ग्रो हो वो विटामिन रिच रहे, उसमें ये बीटा कैरोटीन विटामिन बहुत ज़्यादा मिले। तो अगर हम कंपेयर करेंगे हमारे नॉर्मल राइस से और बीटा कैरोटीन या गोल्डन राइस से, तो उसमें 23 टाइम्स ज़्यादा बीटा कैरोटीन हमें मिलता है एज़ कम्पेयर टू आवर नॉर्मल राइस। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट। अब हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट का क्या रोल है हमारे नॉर्मल क्रॉप में, मतलब अगर कभी कहीं कोई क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं तो उसके आसपास छोटे छोटे वीड्स या छोटे छोटे जो प्लांट्स ग्रो होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं हमारे मेन क्रॉप को वो ग्रो होके। तो अगर हम कुछ हर्बिसाइड यूज़ कर रहे हैं जो वो वीड को डिस्ट्रॉय करे, तो वीड को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम हर्बिसाइड यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे मेन क्रॉप को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। चांसेस है कि हमारे मेन क्रॉप पे भी उसका अफेक्शन हो जाए और वो वहाँ पे भी इफ़ेक्ट दिखा सकता है अपना। तो वो नहीं होने के लिए हम हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट बनाते हैं, ताकि हम हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट जो बिल्ड कर रहे हैं, तो अगर वीड को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम हर्बिसाइड डाल रहे हैं तो वो हर्बिसाइड हमारे नॉर्मल क्रॉप को असर ना करे, वो उसको टॉलरेट कर पाए, इसलिए इसका नाम दिया हुआ है हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट। मतलब जो हर्बिसाइड यूज़ हो रहा है वीड को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो मेन क्रॉप को डिस्ट्रॉय ना करे, मेन क्रॉप उसको टॉलरेट कर पाए और उसका कुछ असर मेन क्रॉप पे नहीं होना चाहिए और वो जैसे नॉर्मली स्मूथली ग्रो हो रहा है वैसे ही ग्रो होना कंटिन्यू करे और डिस्ट्रॉय ना हो। इसलिए इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है मेन क्रॉप पे ग्रो होने के लिए हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट। नेक्स्ट एप्लीकेशन है बायो फर्टिलाइज़र्स। हम हमारे क्रॉप को या एग्रीकल्चर फील्ड में फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं ताकि हमारे क्रॉप की ग्रोथ अच्छी हो। तो यूजुअली लोग यूज़ करते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र। अब ज़्यादा केमिकल लगने की वजह से हमारे क्रॉप का जो टेस्ट होता है वो उतना अच्छा नहीं रहता है या वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता है और हमारे क्रॉप की क्वालिटी को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो केमिकल फर्टिलाइज़र की जगह हम बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्वालिटी यूज़ करते हैं ताकि हमारा क्रॉप ईजिली और अच्छे से ग्रो हो सके। अब हमारा बायो फर्टिलाइज़र्स किसकी मदद से बनता है? बैक्टीरिया की मदद से, स्पेशली राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया।
एनाबिना, एजोटोबैक्टर, नॉस्टॉक, ये सारे जो बैक्टीरियाज है, ये सारे बैक्टीरियाज हेल्प करते हैं बनाने में बायो फर्टिलाइज़र, जो हम यूज़ कर सकते हैं क्रॉप फील्ड में, ताकि हमारा क्रॉप इजीली और अच्छे से ग्रो हो और केमिकल फर्टिलाइज़र की वजह से वो डिस्ट्रॉय ना हो और हम उसको रिप्लेस कर दें बायो फर्टिलाइज़र से। इसलिए वो हमारे को बहुत काम आता है बायो फर्टिलाइज़र या क्रॉप फील्ड ग्रो करने में। अभी तक हम जितना भी एप्लीकेशन देख रहे थे वो प्लांट्स और क्रॉप्स पे क्या क्या अप्लाई कर रहे हैं क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, प्लांट कैसे डिस्ट्रॉय ना हो, कैसे फ्रूट्स हमारे अच्छे क्वालिटी के ग्रो हो, वो सब एप्लीकेशन देख रहे थे। अब हम हमारे नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आ जाते हैं, वो है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में भी क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है हमको। फॉर एग्जांपल, हम मीट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए, ये सब हम इम्प्रूव करने के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब इसके दो मेथड्स हैं, एक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, थर्ड एम्ब्रियो ट्रांसफर। ये दो मेथड की हेल्प से हम हमारे एनिमल्स में मीट की, मिल्क की, वूल जो हमको मिलता है एनिमल से, वो सारी क्वालिटी हम इम्प्रूव कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई करके। एज वी हैव ऑलरेडी सीन, दो एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी का हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे कि क्रॉप पे क्या कमर्शियल एप्लीकेशन हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, और एनिमल हस्बेंड्री में क्या यूज़ हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी का। अब हम थर्ड चीज़ पे जाते हैं, वो है ह्यूमन हेल्थ पे या ह्यूमन पे। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ह्यूमन हेल्थ का। मतलब अगर हमें कोई डिजीज़ है तो हमको कैसे पता चलेगी अनलेस एंड अनटिल अगर हम डायग्नोसिस नहीं करवाएंगे। मतलब हमें पहले डायग्नोस करना है, पहले हमको चेक करके पता लगाना है कि हमको कौन सी डिजीज़ है, उसके बाद उसके लिए क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम, या क्या नेसेसरी चीज़ें हम कर सकते हैं डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद। वो दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन हेल्थ में, पहला डायग्नोसिस एंड सेकेंड ट्रीटमेंट। अब डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में क्या इम्पोर्टेंस है बायोटेक्नोलॉजी का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अभी किसी को हार्ट रिलेटेड डिजीज़ है या डायबिटिक पेशेंट है और इतने सिम्टम्स नहीं शो कर रहे, फिर भी हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से इजीली पता लगा सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ तो डायबिटीज़ हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ होने के बाद हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है। मतलब हम अर्ली स्टेज पे कोई भी डिजीज़ को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और उसका क्योर करवाना हम स्टार्ट कर सकते हैं, या उसके ट्रीटमेंट हम जल्द से जल्द करवा के उस डिज़ीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का इम्पॉर्टेंट रोल है। सेकेंड, इंसुलिन जो हमको पैनक्रियास से मिलता है, वो शुगर लेवल मेंटेन करने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन की हेल्प रहती है, तो पहले ट्रेडिशनल मेथड यूज़ होता था कि हॉर्स के पैनक्रियास से इंसुलिन निकाल के ट्रीटमेंट करते थे, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। कुछ अगर मैच नहीं हुआ, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन हो गया, तो डिजीज़ अकर हो सकता है। बट नाउअडेज बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन की हेल्प से हम इजीली इंसुलिन फॉर्म करके उससे डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो मतलब इतने सारे चीज़ों में हम डिज़ीज़ का पता लगाना और उस डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट कैसे करना है वो भी हम इजीली कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। और वैक्सीन और वैक्सीनेशन में भी बहुत हेल्प करता है बायोटेक्नोलॉजी। अब वैक्सीन क्या होता है? ह्यूमन हेल्थ में डिजीज़ को डायग्नोस करना और उसका ट्रीटमेंट करना वो तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बट उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ बाइफरकेट हुई है। सबसे पहले वैक्सीन एक ऐसा एंटीजन कंटेनिंग मटेरियल है जो हमको बॉडी में ऑलरेडी कुछ वैक्सीन प्रेजेंट रहता है और हमको वैक्सीन देना पड़ता है, ताकि अगर वैसा सेम एंटीजन आए हमारी बॉडी में तो वो वैक्सीन उस एंटीजन को किल कर पाए और वो डिजीज़ होने ना दे।
तो पहले बहुत सारे वैक्सीन्स की जो हमको ज़रूरत पड़ती थी वो ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग हम रैट या फिर ऐसे कुछ किसी को वैक्सीन देके हम वो वैक्सीन अपने बॉडी में डालते थे। बट नाउअडेज इन टूडेज टाइम जब इतना डेवलपमेंट हो चुका है टेक्नोलॉजी का, तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम जो बैक्टीरिया में वैक्सीन होता है, बैक्टीरिया के जो जीन्स होते हैं, हम उसमें हमको जिसकी ज़रूरत है हम उसका जीन डाल के वो वैक्सीन प्रोड्यूस करवा सकते हैं और फिर वो वैक्सीन हम ह्यूमन बॉडी को दे सकते हैं। तो ईजिली वो हमारी बॉडी में ग्रो होगा और डिजीज़ होने के भी कोई चांसेस नहीं है और किसी की डेथ ऑकरेंस भी बहुत लो हो जाती है कि अगर हम जीन से प्रोड्यूस कर रहे हैं एक लैब में प्रॉपर एटमॉस्फेयर देके, तो वो वैक्सीन से हमको कुछ हार्म नहीं होगा और वो इजी रहेगी हमें यूज़ करने में। बहुत सारे प्रोटीन्स भी एज एन एंटीजन एक्ट करते हैं हमारे बॉडी में। तो पहले ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू पैथोजेंस को, या जो सेमी किल्ड पैथोजेंस है, पैथोजेंस वो होते हैं जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है, उसको हम बोलते हैं पैथोजेंस। उसमें जो प्रोड्यूस होते थे उनको मार के फिर वो हमारी बॉडी में दिया जाता था। बट इन टुडेज टाइम उसकी वजह से बहुत सारे डिजीज़ेस भी हो सकते थे। तो अब डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के हिसाब से अभी ऐसा हो गया है कि जो हमारे एंटीजन है या जो प्रोटीन है वो वाले एंटीजन हमको बायोटेक्नोलॉजी की मदद से मिल सकते हैं, जिसकी वजह से हमको डिजीज़ नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जो वैक्सीनेशन होता है, पोलियो वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन, ये सब प्रोटीन कंटेनिंग एजेंट से ही होता है और ये सारा बायोटेक्नोलॉजी की मदद से एक लैब में बनता है, जिसकी वजह से हमको ईजी हो गया है कि किसी की डेथ नहीं हो सकती और ईजीली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। एडिबल वैक्सीन सब क्या होते हैं? अभी तक हम जो वैक्सीनेशन देख रहे थे वो इंजेक्शन के थ्रू मिल रहा था। अब एडिबल वैक्सीन पे और भी काम चालू है और अभी तक जो डेवलप हुआ है वो ये कि एक पोटैटो है जिसको हम खाएंगे तो हमारे को ऑलरेडी वैक्सीन मिल जाएगा। मतलब वो जो ई कोलाई बैक्टीरिया है जो, या विब्रियो कॉलरे बैक्टीरिया है, उनके अगेंस्ट वो इजीली फाइट कर सकता है। मतलब वो जो एंटीजन उनमें प्रेजेंट है वो इस वैक्सीन या इस पोटैटो के थ्रू इजीली मिल सकती है और वो उनके अगेंस्ट फाइट करके हमको उस डिजीज़ से बचा सकता है। अब इस पोटैटो को हम ट्रांसजेनिक पोटैटो भी बोलते हैं, ट्रांसजेनिक पोटैटो। और ऐसे और भी एडिबल पार्ट्स या एडिबल चीज़ों पे वर्क चालू है ताकि और भी चीज़ें डेवलप हो और हमको और भी चीज़ों से इजीली वैक्सीन मिल सके। अभी तक हम देख रहे थे ह्यूमन हेल्थ पे डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी का। वैसे ही जो ट्रीटमेंट है उसका डायग्नोसिस तो हम देख लिए, उसके लिए हम वैक्सीन डालेंगे, उससे लड़ने के लिए हम क्या क्या करेंगे। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट वाले पार्ट पे। ट्रीटमेंट भी बहुत सारे तरीके का होता है। अभी बहुत सारे हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है हमको, तो वो सारे हार्मोन्स भी हम इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। और कौन सी हार्मोन की कमी की वजह से हमको क्या डिजीज़ हो रही है वो हम इजीली डाल के उस डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। इंटरफेरॉन। अब इंटरफेरॉन क्या होता है? दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ स्मॉल साइज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल। मतलब बहुत सारे छोटे ग्रुप का प्रोटीन मॉलिक्यूल बना है जो हमको हेल्प कर रहा है हमें कोई डिज़ीज़ या स्पेशली वायरल डिज़ीज़ से फाइट करने के लिए। मतलब जो भी डिज़ीज़ हमको वायरस से हुई है उस डिज़ीज़ को फाइट करने के लिए इंटरफेरॉन हेल्प कर रहा है। पहले ट्रेडिशनल मेथड अलग था, अब टुडेज टाइम में ई कोलाई बैक्टीरिया की हेल्प से हम ये इंटरफेरॉन इजीली प्रोड्यूस कर पाते हैं और इस डिज़ीज़ से फाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा जीन थेरेपी। जीन थेरेपी मतलब जितने भी हमारे बॉडी में जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं या फिर जीन्स में कुछ कमी की वजह से कुछ डिजीज़ हो जाती है उसको भी हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से क्योर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक PKT दैट इज़ फिनाइल कीटोन यूरिया नाम का डिज़ीज़ हमारे जीन की वजह से या जीन्स में कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो डिसऑर्डर हमको हो जाता है, तो वो भी हम इजीली डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। और ये स्पेशली होता है सोमैटिक सेल में, तो इसको हम बोल सकते हैं सोमैटिक सेल जीन थेरेपी। नेक्स्ट एप्लीकेशन है क्लोनिंग।
क्लोनिंग मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ रेप्लिका, मतलब अगर कोई एक चीज़ है, हमको उसके ही जैसी और एक बनाना है, सेम एग्जैक्ट जैसे वो वैसे ही वर्क करे जैसी पहले वाली चीज़ वर्क कर रही है, उसको बोलते हैं हम क्लोनिंग। अब क्लोनिंग भी दो पार्ट में है फर्दर, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, सेकेंड थेराप्यूटिक क्लोनिंग। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग मीन्स हम इंसान का गैमेट कलेक्ट करके बाहर से भी हम एक नई चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, नया हम सेल प्रोड्यूस करके आगे उसका वापस एक नया ह्यूमन बीइंग क्रिएट हो जाएगा, एक क्लोन फॉर्म होगा, वो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग होता है। थेराप्यूटिक क्लोनिंग मतलब हमारे सोमैटिक सेल्स में, हमारे जो सोमैटिक सेल्स से बॉडी पार्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, हम वो फॉर्म करेंगे बाहर लेबोरेटरी में बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, वो होता है थेराप्यूटिक क्लोनिंग।